नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने उत्तराखंड की राजनीति में नई बहस शुरू कर दी है। हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में कहा है कि ब्राह्मण समाज उदार होता है और कांग्रेस संगठन में ब्राह्मण शहरों की अधिक जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। इस टिप्पणी के बाद प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण बनाम अन्य वर्गों की बहस छिड़ गई है। हरीश रावत ने कहा कि राजनीतिक दलों को योग्यता के साथ साथ सामाजिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका बयान किसी पार्टी को लक्षित नहीं था, बल्कि सनातन धर्म और कांग्रेस की उदार प्रकृति की समानता को उजागर करने के लिए था, जिसमें ब्राह्मण भी शामिल है। जाति वर्ग के कम है। महेंद्र भट्ट जी ये कहना चाहते हैं कि उसमें योग्यता नहीं है। राजनीतिक दलों को सामाजिक संतुलन के आधार पर, क्योंकि राजनीतिक दल में ये माना जाता है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री तक या किसी बड़े पद तक आता है तो उसमें वो सारी योग्यताएं हैं जो उस पद के लिए हैं। हाँ, सामाजिक संतुलन आवश्यक है और उसी के अनुरूप जो है पद और दायित्व सौंपे जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को मैंने लक्ष्य करके कोई बात नहीं कही है, या किसी को लक्ष्य करके मैंने कोई बात नहीं कही है। मैं तो केवल इतना सा कहा है कि सनातन और कांग्रेस का स्वभाव एक ही है। सनातन भी उदार है, कांग्रेस भी उदार है और ब्राह्मण भी उदार रहे। तो अब इतनी सी एक सीधी सी बात से यदि भाजपा में कुछ बेचैनी हो रही है तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, ये तथ्य है कि जब कांग्रेस प्रभावी थी, अपने सनातन और कांग्रेस के उदार स्वरूप के अनुसार कांग्रेस में ब्राह्मण लीडरशिप आगे आगे रही और भाजपा असहिष्णुता की पार्टी है, उसमें उदारता है ही नहीं। वो तो वैमनस्य की राजनीति करते हैं। इसलिए आप इतिहास को देख लीजिए, देश के राजनीतिक इतिहास को, तो हमेशा जब भी कांग्रेस शक्ति में रही है तो उदार ताकतें आगे आई हैं और उदार ताकतों का चेहरा ब्राह्मण है। कहाँ मैं यदि गिनाऊं, चंपावत से शुरू करिए और चंपावत से लेकर के आते आते महेंद्र भट्ट जी के घर आंगन तभी जितने भी ब्राह्मण नौजवान रहे हैं वो सब मेरे साथ जुड़े रहे हैं और आज भी मैं कांग्रेस के संगठनात्मक स्वरूप में उनकी वकालत कर रहा हूं। पार्टी लीडरशिप से कह रहा हूं कि उनको आगे लाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनके उदार दृष्टिकोण से हम एक अच्छा सामाजिक समन्वय बना सकें। तो मैं तो अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं। तो महेंद्र भट्ट जी के पेट में क्यों इतनी खुलबुलाहट हो रही है? क्या उनको ये लग रहा है कि मेरे इस प्रसंग को उठाने से भाजपा की वास्तविकता लोगों के सामने आ जाएगी और जो ब्राह्मण इस समय भाजपा से जुड़े हुए हैं वो सवाल करने लग जाएंगे? देखिए, जो काम मेरा नहीं है मैं तो केवल कामना कर सकता हूं। मैंने भी वो भी मां लक्ष्मी से कामना की, क्योंकि लक्ष्मी भी उदार होती है। वो भी जाति धर्म को नहीं देखती है, वो पात्र को देखती है। तो मैंने इसलिए लक्ष्मी माता से कहा, हे मां, हमारा संगठन का सृजनात्मक कार्य हो रहा है, इसमें उदार शक्तियां आगे आए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के जिलाधिकारी ने भीमताल विकास भवन में जिला योजना की बैठक में भाग लिया। भीमताल में प्रधान संगठन ने उनका स्वागत किया। वहीं अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में पीडब्ल्यूडी और एनएच की तरफ से सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। उन्होंने सिंचाई विभाग को
गुलों में पानी की समस्या के जल्द निदान की बात कही ताकि किसानों को समय पर फसल के लिए पानी मिल सके। जिलाधिकारी ने योजनाओं को जमीनी स्तर पर जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अभी आज यहाँ विकास भवन में सारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जो वर्किंग एजेंसीज हैं, उनका रिव्यू लिया गया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता पे एक काम था कि मानसून काल के बाद जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई उनका पैच वर्क का काम। तो उसमें आज जो वर्किंग एजेंसीज हैं, पीडब्ल्यूडी, एनएच, इन लोगों का है कि काम अभी अधूरा है, क्वालिटेटिव पैच वर्क करवाएं और समय से करवाएं। इन लोगों की निरंतर निगरानी के लिए हम अपने मैजिस्ट्रेट्स लगा रहे हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट के इश्यूज भी हैं कि इस समय रबी का सीजन शुरू होने को है और अगर गूलों में पानी नहीं गया तो काश्तकारों को उससे दिक्कत होगी। गूलों को रेस्टोर करने के लिए कहा गया है। दैवीय आपदा के जितने फंड्स हैं वो सारे रिलीज कर दिए गए हैं। ऑल एजेंसीज को कहा है कि रेस्टोरेशन का काम क्वालिटी के हिसाब से और समयबद्धता से हो। केंद्र पोषित राज्य सेक्टर और जिला योजना की स्कीम्स का भी रिव्यू किया गया है। जहां जहां जिन विभागों में, चाहे वो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, वितरण के काम है, खाद, बीज, उर्वरक, सैपलिंग्स, जो भी वितरण का काम है काश्तकारों को, पॉली हाउस निर्माण का है, मौन पालन के बॉक्सेस का है, कोरोगेटेड बॉक्सेस का है, तो इन लोगों को कहा गया है कि इसे समय से कर लें। कुमाऊं विश्वविद्यालय में 4 जनवरी को आयोजित होने वाले 20वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। छात्र छात्राओं को स्नातक और स्नातकोत्तर पीएचडी डीलिट की उपाधि दी जाएगी। कुलपति प्रोफेसर डी रावत ने बताया कि कार्यक्रम में राज्यपाल मौजूद रहेंगे। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत कर सकती हैं। अगर राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में शिरकत करती हैं तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के लिए ऐतिहासिक पल होगा। समारोह के दौरान मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इस बार भी पूर्व वर्ष के भांति सभी छात्रों की डिग्री 2 महीने के भीतर उनके घर में भेज दी जाएगी। अभी इस बार जो दीक्षांत समारोह है, हमारा गवर्नर हाउस में बात हुई थी, तो वो 4 तारीख का प्रपोजल है कि 4 तारीख को हम अपना 20वां दीक्षांत समारोह करेंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी का। एंड उसमें अभी डीएसबी कैंपस में पूरी तैयारी चल रही है। जिस तरीके से उनको हॉल को प्रिपेयर करना है, रोड थोड़ी सी खराब है वहाँ पर, तो उसकी सब तैयारी चल रही है अभी। चूँकि ये जो है मसला पूरा राजभवन ही डील कर रहा है इसको, हमारे यहाँ पर अभी इन राइटिंग में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन नहीं आई है। बट हाँ, ये बताया गया था हमको कि राष्ट्रपति महोदया शायद इसमें प्रतिभाग कर सकती है। तो जो हमारी तैयारी है उसी लेवल की तैयारी है कि हम यही मान के चल रहे हैं कि अगर वो आएंगी तो उस तरह की तैयारी हम रखें, तो उसी हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। बट एज ऑफ टुडे हमारे पास ऐसी कोई कंफर्मेशन अभी आई नहीं। चंपावत में दीपावली के बाद अब बड़ी तादाद में प्रवासियों का दिल्ली, मुंबई, देहरादून, बेंगलुरु, बरेली आदि महानगरों को लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिस कारण अब रोडवेज बसों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यात्रियों के लिए सीटों के लिए मारामारी मची हुई है। उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो प्रभारी जगदीश नारायण ने बताया कि यात्रियों को गंतव्य तक सकुशल पहुंचाने के लिए लोहाघाट डिपो पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि डिपो की 15 रूटीन बसें यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचा रही है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त बस चलाई गई है। इनकी गाड़ियां हैं वो तो पर्याप्त चल रही हैं सर जी, और जो जैसे भीड़ को देखते हुए तुरंत उनके अवेलेबल कराई जाएगी बस, और यहाँ हैं उपलब्ध गाड़ियाँ को देखते हुए अपना देखना। अब हमारे सेवाएं जो पहला सेवा हैं पूरी संचालित हैं, जिसमें एक सेवा आज बरेली की डिस्टर्ब हुई है, बाकी संचालित जी बिल्कुल की जाएगी साहब।
मतलब कितनी अतिरिक्त बसें लगाई जाएंगी यात्रियों को देखते हुए। यात्रियों को देखते हुए? कैसा सर जी? तो सुविधाएं जो है यात्री आएंगे, हम उनको सुविधाएं उपलब्ध, ये गाड़ियां हैं उपलब्ध होंगी सर। हमारे परिवहन निगम की तरफ से जो हमारी रोटेशन की गाड़ियां हैं वो पूरी चली रही हैं और यात्रियों की अगर भीड़ बढ़ेगी तो हमने निगम प्रबंधन से अपने अनुरोध कर रखा है कि जैसे ही भीड़ बढ़ती है तो बरेली आदि मार्ग से, हल्द्वानी आदि मार्ग से जो वापस आती हैं कल जाने वाली, तो उन्हें टनकपुर तक हम अवश्य भेजेंगे। तो 4 गाड़ी हमारी दिल्ली, 2 देहरादून, 1 कोंटा साहिब, 1 ऋषिकेश, 1 फरीदाबाद, 1 गुड़गांव, 2 बरेली। आज मात्र 1 काशीपुर की सेवा उपलब्ध नहीं हो पाई है उसकी तकनीकी की कमी की वजह से, और हमने अपने निगम प्रबंधन से अनुरोध करा है कि उसकी तकनीकी जो कमियां हैं उसे दूर करके जो उस गाड़ी को शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। पिथौरागढ़ जिला सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों की बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी जिले भर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का नहीं है, बल्कि जो सड़क बन रही है उसकी गुणवत्ता के साथ उसका निर्माण करना है। जिलाधिकारी ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें कहा गया है कि 3 दिनों से अंदर सभी सड़कों की जाँच कर रिपोर्ट दे। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगले महीने तक जनपद में सभी सड़क गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, अन्यथा संबंधित विभागों के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें सभी विभागों की जो भी हमारी कार्यदायी संस्थाएं जो रोड से कंसर्न है, तो उनके साथ एक डिटेल मीटिंग की गई है और सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि युद्ध स्तर पर इसमें काम करें और पूरे जनपद के अंतर्गत जितनी भी सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त करना सुनिश्चित करें। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि जो भी कार्य करें वो गुणवत्ता युक्त कार्य करें, तो इसके लिए भी मेरे द्वारा विशेष निर्देश दिए गए हैं। और जो हमारी एसडीएम लेवल पे भी हमने कुछ कमेटीज गठित की गई हैं, उनके माध्यम से भी फिर इसकी चेकिंग कराई जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि गुणवत्ता युक्त कार्य हो और सभी क्षेत्रों के अंतर्गत फास्ट कार्य किया जाए और एक जो समय अवधि हम लोगों ने दी हुई है उसके अंतर्गत ये कार्य जो है पूर्ण कर लिया जाए। चंपावत जनपद के विकासखंड लोहाघाट की ग्राम पंचायत पाटन पाटनी में भावना पाटनी ने आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल कायम की है। भावना पाटनी का एक साधारण ग्रामीण महिला है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और निरंतर परिश्रम ने उन्हें असाधारण बना दिया है। घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने अपने हुनर को अपनी शक्ति बनाने का संकल्प लिया। वो न केवल सिलाई सेंटर चलाती है, बल्कि ब्यूटी पार्लर का कार्य भी कुशलता के साथ करती है। भावना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित एक स्वयं सहायता समूह की एक सक्रिय और समर्पित सदस्य है। स्वयं सहायता समूह ने उन्हें संगठित होने और सामूहिक शक्ति को पहचानने का मंच दिया। नमस्कार, मेरा नाम भावना पाटनी है। मैं पाटन पाटनी ग्राम से हूँ। मैं समूह की एक सदस्य हूँ। समूह के माध्यम से मुझे स्वरोजगार के लिए कुछ धनराशि प्राप्त हुई थी। 30,000 मुझे ब्लॉक से मिले थे और 50,000 का मैंने लोन लिया था बैंक से। मैं सरकार का धन्यवाद अदा करूँगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना अच्छा, मतलब स्वरोजगार के लिए महिलाओं के लिए इतना अच्छा उन्होंने योजना बनाई है और इससे मेरी आमदनी भी ठीक हो रही है और मेरा रोजगार भी ठीक चल रहा है। 5,000 से 8,000 तक मुझे महीने की इनकम मिल जा रही, क्योंकि हम गांव के क्षेत्र में हैं तो उससे ज़्यादा तो इनकम नहीं हो पाती, फिर भी 5 से 8,000 तक हमारी इनकम हो जा रही है। तो मैं धन्यवाद अदा करूंगी सरकार का। द्वाराहाट विधानसभा के बगवाली पोखर में 3 दिवसीय मेले का आज समापन हो गया है। मेला समिति अध्यक्ष हरी सिंह भंडारी ने सभी अतिथियों और मेलार्थियों का स्वागत किया। शांति व्यवस्था के लिए चौकी इंचार्ज हरविंद्र कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस के जवान और अधिकारी मेले क्षेत्र में मौजूद रहे। मेला समिति अध्यक्ष हरी सिंह भंडारी ने वर्तमान विधायक मदन सिंह बिष्ट सहित सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। जनता में लकी ड्रॉ को लेकर काफी उत्साह देखा गया।
स्टेडियम आप यह हमारा मेला जो है आज 3 दिन है, इसमें हमने एक अपने मेले को और भी भव्य बनाने के लिए लॉटरी ड्रॉ सिस्टम रखा है, जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चों का एक लक्की जो नंबर होता है वो इसके भाग्य में खुलता है। और साथ ही इस मेले को और भी आगे ले जाने के लिए हम क्षेत्र से आए हुए जनता के लिए मनोरंजन का एक साधन भी है हमारा, ताकि लोग इसमें मेले में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली विधि विधान के साथ अपने शीतकाल गद्दी स्थल ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में विराजित हो गई है। अब शीतकाल के दौरान भक्त ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ही बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। 23 अक्टूबर को बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए थे। इस बार चुनौतियों के बाद भी रिकॉर्ड 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे। जय श्री केदार, हर हर महादेव। भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी उत्सव डोली 6 महीने के प्रवास केदारनाथ जी से आज ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में अपनी 3 दिवसीय पैदल यात्रा के बाद पहुंच चुकी है। और यहां पर बहुत ही उत्साह के साथ स्थानीय नागरिकों ने, वृद्धों ने, बच्चों ने, जवानों ने और सभी बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ जी के आगमन पर बहुत उत्साह के साथ मंदिर में विराजमान हो गए हैं ओंकारेश्वर मंदिर में। और आज से यहाँ पर भगवान की शीतकालीन पूजा प्रारंभ कर दी जाएगी। और मैं सभी भक्तजनों से, सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करती हूँ कि आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में। यहाँ से बाबा के दर्शन करके आप जाइए। और इसके बाद भगवान मद्मेश्वर के भी कपाट बंद होंगे और शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान मद्मेश्वर भी पहुंचेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।